हेलो यस, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और हम लोग आज पर्टिकुलरली बात करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। और हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है मैन ग्रुप्स। तो मैन ग्रुप्स को लेकर ये क्वेश्चन आया है, इसको हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैन ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। यानी कि क्वेश्चन की डिमांड हमसे दो क्वेश्चन पूछने की है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सबसे पहले हम बताने कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, यानी कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से डिप्लीशन हो रहा है, किसका? मैन ग्रुप्स का। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि क्या इंपॉर्टेंस है कि हम लोग मेंटेन करें, कोस्टल इकोलॉजी को बचाएं। क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में बताना है। और इसके अलावा भी हम लोग इस आंसर राइटिंग में हम लोग इसके अलग अलग एक्सपर्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को लिखना है इसका आंसर, तो हमें सबसे पहले पता है कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक आंसर राइटिंग का एक ही फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह दे देंगे मैन ग्रुप्स के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ऐसी आंसर राइटिंग करनी हो तो फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें वो बताना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे थ्रेड्स पूछ रहा है ना, मैन ग्रुप्स के लिए थ्रेड क्या है, यानी कि डिप्लीशन का कारण पूछ रहा है। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पे थ्रेड भी डाल दिया यहाँ पे, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ, आंसर रिलेवेंट है। इसलिए जैसे कि इंट्रोडक्शन में यहाँ पे डला भी है कि मैन ग्रुप आर सल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन, यानी कि मैन ग्रुप क्या है? सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन है, जो कि उगती हैं कहाँ पे? इंटरटाइडल रीजन ऑफ द रिवर एंड एस्चुरीज, यानी कि एस्चुरीज में उगती हैं। बस बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट। दे आर रेफर्ड टू एज टाइडल फॉरेस्ट, आर बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। बस इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। और थ्रेड्स में हम लोग ये डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि हमें कॉजेज़ बताने हैं डिप्लीशन के, यानी कि धीमे-धीमे खतरा पड़ रहा है मैन ग्रुप्स के ऊपर। तो बस हमने थ्रेड्स बता दिए कहाँ क्या-क्या प्रॉब्लम चल रही थी। जैसे यहाँ पे लिखा भी है मोर देन 35%, यानी कि दुनिया के 35% जो मैन ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, बचे ही नहीं हैं अब। और हम लोग बात करें, द फिगर्स इज़ हाई एज़ 50% इन कंट्रीज सच एज, मतलब कि 50% के दर से बढ़ रहा है, इन देशों के अंदर ख़त्म होते जा रहे हैं। कहाँ कहाँ? इंडिया में, फिलीपींस में और वियतनाम में। और जबकि हम लोग बात करें अमेरिकाज़ की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अप्रॉक्स यहाँ का रेट और ज़्यादा हाई है। यहाँ की मतलब यहाँ पे जो मैन ग्रुप की हम लोग बात करें कि मैन ग्रुप और जल्दी से ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। और रीज़न क्या है कि भैया, ज़्यादा अगर आप लोग सैलरी दे देंगे मैन ग्रुप को या फिर कम सैलरी देंगे तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से वो डिप्लीट कर जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ देख लिया। अब हम लोग इसकी कॉज मेन बॉडी पर चलते हैं कि क्या क्या कारण है, यानी कि किस कारण की वजह से इनका डिप्लीशन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग भी ले ली है मैंने। तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में हमेशा हेडिंग वगैरह का, फ्लो चार्ट वगैरह का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिप्लीशन का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रिवर चेंज। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो डैम्स एंड इरीगेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर रीचिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि जो डैम्स वगैरह होते हैं, डैम्स और इरिगेशन की वजह से उनके पास पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है। और एक तो दूसरी चीज़ ये होती है कि इनकी सैलिनिटी लेवल की ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। और हमें पता है किसी भी प्रकार की वेजिटेशन के लिए कुछ कंडीशंस पर्याप्त चाहिए पड़ती हैं। अगर नहीं होगा तो फिर उन्हें दिक्कत हो जाती है। इस वजह से अब अगर सैलिनिटी अगर ज़्यादा हो जाती है उनके पास, मैन ग्रुप्स के पास, तो भी उन्हें प्रॉब्लम है। अगर कम होगी तब भी दिक्कत है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ़ सैलिनिटी बिकम टू हाई मैन ग्रुप कैन नॉट सर्वाइव, यानी कि अगर सैलिनिटी ज़्यादा हो जाएगी उनके पास, मैन ग्रुप के पास, तो वो झेल नहीं पाएंगे। फ्रेश वाटर डाइवर्जन कैन आल्सो लीड मैन ग्रुप बाई ड्राइंग आउट। तो जो फ्रेश वाटर का डाइवर्जन है उसकी वजह से भी उनके जो मैन ग्रुप्स हैं वो सूखते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। इन एडिशन इंक्रीज इरोजन ड्यू टू लैंड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि लैंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, मैसिवली, सॉरी मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। इन एडिशन इंक्रीज इरोजन ड्यू टू द लैंड डिफॉरेस्टेशन कैन मैसिव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट इन द रिवर्स। दिस कैन ओवरकम द मैनग्रोव फॉरेस्ट फिल्टरिंग एबिलिटी लीडिंग टू द फॉरेस्ट बीइंग स्मोthered।
तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आप लोग डिफॉरेस्टेशन कर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं, तो वहाँ की जो टॉप फाइल है वहाँ की, तो वो पानी के साथ बह बह के चली जाती है। यानी कि इसका जो क्या है, हमारा सेडिमेंट्स है, वो पानी के साथ बह बह के चले गए और कहाँ चले गए, मैनग्रोव्स में चले गए। और जब मैनग्रोव्स के पास वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, मैसिवली इंक्रीज हो गए, तो अब जो उनकी फिल्ट्रेशन, जो मैनग्रोव की फिल्ट्रेशन एबिलिटी है, वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। तो ये दिक्कत हो जाती है। और क्या क्या दिक्कत है हम लोग वो देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी कॉजेज़ की, किस वजह से जो मैनग्रोव्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उनमें से एक कारण ये भी है कि सी लेवल राइज़ हो रहा है। तो सी लेवल राइज़ होगा तो इससे होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें पता है कि सी राइज़ हो रहा है। तो अब मान चलिए कि कहीं भी पानी भरा है, तो पानी ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा, तो पेड़ के साथ तो वैसे ही, अगर नॉर्मली आप लोग घर पे भी होते होंगे, अगर किसी भी प्लांट के ऊपर ज़्यादा आप पानी डाल देंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है, ख़राब हो जाएगा। तो फिर वही है कि जो मैन ग्रूव्स हैं, तो वो अगर उन्हें उनके अंदर एक्सेस वाटर हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पानी आ जाएगा, तो वो झेल नहीं पाएंगे। इस वजह से वो क्या करेंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ। यानी कि हम लोग बात करें कोरल रीफ क्या होती हैं, आप लोगों को पता होगा, जो कॉन्टिनेंट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे कोरल रीफ बनी होती हैं। तो कोरल रीफ क्या करती हैं, एक बैरियर का काम करती हैं। यहाँ पे एक बैरियर का काम करती हैं, यानी कि समुद्र से लहरें आती हैं तो टकराती हैं, तो इन्हीं के ऊपर टकराती हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो ओशन का करंट होता है वो कम हो जाता है, वेव का करंट कम हो जाता है। और वो जो आती हैं तो टकराती हैं, तो धीमे आगे जो जाती हैं, तो उनका करंट धीमे कम होके जाता है। तो अब डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल, जब कोरल रीफ का भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इससे भी हमारा क्या होगा, मैनग्रोव्स के फॉरेस्ट हैं वो, उनमें डिप्लीशन की कमी आने लगेगी। हम लोग बात करेंगे मैनग्रोव की दूसरे डिप्लीशन के कारण की वजह से। तो ओवर फिश, कभी कभी क्या होता है, ओवर फिशिंग से भी जो हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भैया एक हर जगह का एक हमारा फूड चेन प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, फूड चेन प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर मान चलिए कि अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप लोग शेरों का एक, मैं एक एग्जांपल ये बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आप लोग शेरों को हटा देंगे, तो फिर जो जो पेड़ पत्ते खाने वाले जानवर हैं, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर वो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के जितने भी ज़्यादातर जो पेड़ हैं उनको सब खा जाएंगे। तो फिर अगर हम लोग बात करें कहीं का इकोसिस्टम बचा के रखना है हमें, तो एक बैलेंस ज़रूरी होता है। अगर हम लोग पूरी मछलियाँ ओवर फिशिंग कर देंगे वहाँ पे, तो उनकी क्या कहेगी, एक फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर फूड चेन डिस्टर्ब हुआ, तो वहाँ पे भी क्या होगा, मैनग्रोव में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो ये भी एक रीज़न होता है मैनग्रोव के डिप्लीशन की वजह से। डिप्लीशन का कारण ये भी। अगर हम लोग इसके अगले रीज़न की बात करें, क्या क्या रीज़न होते हैं इसकी वजह से मैनग्रोव डिप्लीशन होता है, तो उनमें से एक कारण क्लियरिंग भी आता है। तो कैसे होता है कि जो मैन ग्रुप क्लियरिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं कि लोग मैन ग्रुप वाला ये जो होता कैसा है, बहुत ज़्यादा दलदली, बहुत ज़्यादा बदबू आती है वहाँ से। तो लोग क्या करते हैं, इन सारी जगह को हटा देते हैं। उनके लिए क्या है, अनप्रोडक्टिव जगह है, इसको हटा के वो लोग क्या बना देते हैं, एग्रीकल्चर लैंड बना देते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट बना देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बना देते हैं, जिसके उसका प्रोडक्शन किया जा सके। मतलब जहाँ पे वो मैशी एरिया था, हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट थे, उसको हटा के उनका लिए एक प्रोडक्टिव एरिया बना दिया जाए, जिससे की वजह से जिससे उनका फ़ायदा हो। तो या नहीं कि फ़ायदे की वजह से मैनग्रोव फॉरेस्ट हटा दिए गए हैं। तो अब ज़्यादातर और भी थोड़े पर्पस होते हैं, जैसे कि क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर टूरिस्ट डेवलपमेंट, टूरिस्ट के लिए बना दिया, श्रिम्प एक्वाकल्चर और सॉल्ट फार्म वगैरह बना दिया वहाँ पे। तो इस वजह से ये भी एक बड़ा कारण बनता है पूरी दुनिया भर में कि मैनग्रोव को हटा दिया जाता है, क्योंकि इंसान अपनी ग्रीड के आगे इतना बढ़ चुका है कि उसने सारी हदें छोड़ दी हैं। तो ये सारी देखने वाली चीज़ें होती हैं। तो अब अगला हम लोग बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन की वजह से कैसे कैसे मैनग्रोव में दिक्कतें होती हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली हमें पता है कि हम लोग कितना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में, पेस्टिसाइड और दूसरे मैनमेड केमिकल जो कि रिवर सिस्टम के द्वारा वहाँ पहुँचते हैं। तो उनसे क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, केमिकल्स उनके बीच में जाएंगे तो उनका तबाह होना आम सी बात है। और हम लोग आजकल के समय पर देख रहे हैं कि फायर की वजह से भी जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं मैनग्रोव पे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, फायर में हैव कॉज्ड सम ऑफ द मोस्ट सीरियस डैमेज ऑफ द मैनग्रोव्स इकोसिस्टम इन रिसेंट ईयर। तो रिसेंटली हमारा जो फायर है वो भी एक मेन कॉज बना पड़ा है इन इको मैनग्रोव डिप्लीशन की वजह, मैनग्रोव का डिप्लीशन की वजह से। ट्रीज इज एन एरियाज अराउंड 1 किलोमीटर एट सॉरी नापत खाली अंडर चंदपई रेंज ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट आर बर्निंग रैपिडली।
तो फायर भी एक क्या बना है, बड़ा कॉज बना है। क्लाइमेट चेंज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक अगर हम लोग इन्वायरमेंट की बात करें तो हर एक चीज़ का एक फिक्स टेम्परेचर, फिक्स मौसम वगैरह सब चीज़ फिक्स रहती है। क्लाइमेट चेंज में होता क्या है कि वहाँ का एरिया का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो जब क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत तो फिर होने वाली है। यहाँ लिखा भी है मैनग्रोव फॉरेस्ट रिक्वायर स्टेबल सी लेवल, यानी कि जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उन्हें स्टेबल सी लेवल चाहिए, पर इसमें क्या होता है, नहीं होता है सी लेवल। स्टेबल सी लेवल या कुछ भी स्टेबल नहीं रहता है। क्लाइमेट हर जगह का चेंज होने लगता है। दे आर देयर फोर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू करंट राइजिंग सी लेवल कॉस्ट बाई ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंज। तो भैया दिक्कत तो है ही। और अगला टॉपिक देखते हैं और क्या क्या इसमें। क्लाइमेट चेंज मैंने आपको समझा ही दिया। अब देखते हैं मैनेजमेंट फेलियर के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे मैनेजमेंट फेलियर, अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट फेलियर के बारे में। यानी कि क्या हम लोग अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैन ग्रुप के हम लोग दूसरा कारण ढूंढते रहते हैं पर मैनेजमेंट ही गलत हो। यानी कि जो हमारे ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं इसके मैनेजमेंट, मैन ग्रुप फॉरेस्ट के डिसअपीयर होने के तीन मेन रीज़न हो सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट फेलियर के तीन हो सकते हैं। यानी कि हमारे पास स्किल्ड और वेल ट्रेन लोगों की कमी हो, तो हमारे पास डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हों जिनके पास थोड़ी इसकी नॉलेज थोड़ी कम हो। तो जी क्या है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है कि भैया जो जिनका काम था करने का उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, फिर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अच्छी नॉलेज नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये भी एक कारण बनता है। इससे क्या हो जाता है, मैन ग्रुप डिप्लीट हो जाते हैं। हम लोग बात करेंगे दूसरे कॉल्स के बारे में। तो दूसरे कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख भी रहेंगे। तो दूसरे कॉजेज़ क्या हो जाते हैं, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाती है। जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, हाई सैलिनिटी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इनएडिक्वेट रीजनरेशन एंड लो यील्ड। तो ये कुछ दूसरे कॉजेज़ हो सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के दूसरे एस्पेक्ट की ओर आ चुके हैं, यानी कि हमसे कह रहा था इम्पोर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। यानी कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है अगर हम लोग कोस्टल मेंटेन करें कोस्टल इकोलॉजी को। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस कि हम क्या है, किसकी इम्पोर्टेंस कि हम लोग कोस्टल जो इकोलॉजी है अगर उसकी हम लोग मेंटेनेंस करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग बात करें मरीन फिशरीज़ की। तो इसमें होता क्या है कि जो मैनग्रोव्स होते हैं, बेसिकली एक एग्जांपल समझ लीजिए। मैनग्रोव्स होते क्या है, पहले मैं यहाँ पे ये साफ कर दूँ सब कुछ। तो जो हम लोग बात करें कि जो मैनग्रोव्स होते हैं वो कौन सा एरिया होता है, जैसे कि ये टेरेस्ट्रियल लैंड्स हो गई, ये हिमाचल टेरेस्ट्रियल लैंड हो गई, ये पानी वाला एरिया हो गया, समुद्र हो गया। यानी कि जो बीच का जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इनमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। एक तो हम लोग बात करें पानी का भी कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है और लैंड का भी कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। तो इससे होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारी जो फिशरीज़ हैं वो सर्वाइव करती हैं। यहाँ पे उनकी अलग अलग स्पीसीज़ रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी कॉमर्शियल फिश रहती हैं और शेलफिश रहती हैं, या फिर दूसरी जो लोकल पॉपुलेशन होती है फिशेस की, वो यहाँ पे रहती हैं। अगर हम लोग मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इन जो इकोलॉजिक हम लोग बात करें, इन जो स्पीसीज़ की फिश हैं इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेंगी। तो यही सारी चीज़ें इनको इनकी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा थ्रेट पड़ जाएंगे अगर हम लोग मैनग्रोव्स को नहीं बचाएंगे। तो फिर तो यही इसका इंपॉर्टेंस है कि हम लोग कोस्टल रीजन में बचाएंगे। तो एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग ये दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था उसका स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जैसे कि आप लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी एक उनमें से एक तरीका था। हम लोग अब बात करेंगे इकोलॉजिकल फंक्शन के बारे में। तो जो हमारे मैनग्रोव्स होते हैं इनका एक बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। तो हम लोग बात करें मैनग्रोव्स होते कहाँ से हैं, इंटरमीडिएट पार्ट वेजिटेशन होते हैं कहाँ पे, लैंड एंड सी के। यानी हम लोग बात करें ये हमारा लैंड है, ये हमारा सी है। इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने वाली जगह हमारी क्या कहलाती है, मैनग्रोव कहलाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है कि अ, यहाँ पे ये वाला सीन हो जाता है कि ये बीच में कहलाते हैं, बीच में होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली यहाँ पे अलग वैरायटी की होती हैं फिशेज़ और यहाँ पे भी अलग वैरायटी फिश, मतलब यहाँ पे लैंड, ये तो लैंड था, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ रहती हैं, यहाँ पे अलग प्रकार की स्पीशीज़ रहती हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, बीच वाला एरिया होता है। तो यहाँ का जो हम लोग बात करें यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की फिशेज़ वगैरह भी प्रेजेंट रह सकती हैं।
और अलग-अलग प्रकार के हो सकता है, बहुत यहाँ पे डाइवर्सिटी मिल जाएगी एक तो हमें, और बहुत सारी चीज़ों में फंक्शन करेगा, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल में करेगा, हाइड्रोलॉजिकल रिजीम, कोस्टल प्रोटेक्शन और फिश फौना प्रोटेक्शन तो फिर करेगा ही करेगा, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था पहले ही। और हम लोग बात करें इंटरफेस की, तो इंटरफेस के बारे में हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करें इंटरफेस की, तो फिजिकली जो मैनग्रोव इकोसिस्टम होता है, ये इंटरफेस होता है किसका, टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, और हम लोग बात करें एक्वाटिक मरीन इकोसिस्टम का। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे बहुत सारी, हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे बहुत प्रकार के हैबिटेट मिल जाएंगे, जैसे कि कोरल रीफ वगैरह, मड फ्लैट वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। इकोटोन रिजीम के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है। हम लोग अब बात करेंगे इकोटोन रीजन के बारे में। तो इकोटोन रीजन क्या होता है, नॉर्मली इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने मान लीजिए ये क्या है, कोई एरिया है, लैंड का लैंड है ये सी है। यहाँ पे कुछ स्पीसीज मिलती हैं, यहाँ पे कुछ स्पीसीज मिलती हैं, यहाँ पे कुछ स्पीसीज मिलती हैं। तो हमें पता है मैन ग्रुप क्या होते हैं, मैन ग्रुप के अंदर इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसकी प्रॉपर्टी भी है। तो इन दोनों की स्पीसीज तो यहाँ पे रहेंगी ही रहेंगी। हम लोग बात करें, और ख़ास तौर पर इसकी स्पीसीज यहाँ पे आ गई, इसकी स्पीसीज इस पे आ गई, और इसकी स्पीसीज तो इसके पास है ही। तो हम लोग देखते हैं कि जो मैन ग्रुप वाला एरिया होता है, यहाँ पे जो स्पीसीज होती हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि कुछ स्पीसीज इसकी यहाँ पे रह लेंगी, कुछ इसकी स्पीसीज यहाँ पे भी रह लेंगी, और इसकी खुद की स्पीसीज तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कुछ इसकी भी तो स्पीसीज होंगी। तो एक तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे इतने सारे जीव पल रहे हैं, तो डाइवर्सिटी भी तो बढ़ रही है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये अगर इनको हम लोग बचाएंगे तो फिर इतनी सारी हमारी क्या है स्पीसीज बची रहेंगी, और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये होता है इकोटोन रीजन। और हम लोग देखें कि यहाँ पर डाइवर्सिटी भी, हम लोग बात करें डाइवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और अगर हम लोग बात करें कि ये क्या करता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को भी हेल्प करता है, जैसे कि यहाँ का जो मैन ग्रुप सिस्टम है ये सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, जैसे कि क्रोकोडाइल हुआ, बर्ड्स हुई, टाइगर्स हुआ, डियर हुआ, मंकी हुआ, हनी बीज हुआ, और बहुत सारी सल्ट, बहुत सारे ये क्या है, बहुत सारे जीवों का घर भी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे डेटा लिखा हुआ भी है हमारे पास। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, कॉमर्शियल यूज़ के बारे में। तो कॉमर्शियल यूज़ की बात करें तो जो यहाँ का हम लोग बात करें, ये बहुत ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि इसकी जो लकड़ी वगैरह होती है, इनका बहुत सारा यूज़ होता है, इनकी जो लकड़ी होती है तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, फ्यूल के लिए, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। तो वो अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग यूज़ होता है। हम लोग बात करेंगे अब इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे इकोलॉजिकल नीश के बारे में। तो एक ये क्या होता है कि स्पेशल यूनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। तो हमने जैसा कि यहाँ पे पहले भी देखा था कि कुछ स्पीसीज लैंड पे सर्व कर रही थी, कुछ सी पर कर रही थी, और कुछ केवल और केवल किसके पे ऊपर, जो हमारा मैनग्रोव्स एरिया था वहीं पे सर्वाइव करती थी। तो ये जो मैनग्रोव्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को। तो ये देखते हैं आप लोग कितने, हम लोग कितने एक्स्ट्रा, हम लोग बात करें ज्योग्राफी के अंदर, ऐसे अगर आप लोग वर्ड टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तब जाके आपको अच्छे नंबर मार्क्स मिल पाएंगे। तो एक तरीके से ये कौशल सील की तरह, हमारे बात करें कि जो कौशल सील की तरह भी काम करते हैं मैनग्रोव्स हमारे। क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जैसे कि साइक्लोन्स हुए या फिर सुनामीज वगैरह हुई है, तो इनका हम लोग बात करें इनकी वजह से जो वेव्स वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ जाती हैं। अगर वो सीधे आएंगी तो ये क्या करेंगी, एक बैरियर की तरह काम करेंगे, यानी कि कोई बड़ी सी लहर, जैसे मैं यहाँ पे निकाल दूँ, जैसे कि नीले रंग का निकाल लूँ मार्कर में पहले थोड़ा सा, जैसे मान चलिए ये क्या है, ये वाला एरिया क्या है आपका, ये कोस्टल एरियाज हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, हमारा मैनग्रोव्स वगैरह खड़े हुए हैं, और यहाँ से आया समुद्र का पानी, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आई और टकरा गई यहाँ पे। जब यहीं पे टकरा जाएंगी तो यहाँ की स्पीड कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी, यहाँ पे आएंगी तो इन्हें इतना दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो और दूसरा हम लोग बात करें कोस्टल सिटीज, तो ये कोस्टल सिटी की तरह से काम करती हैं। दूसरा इनका फंक्शन होता है, ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह भी काम करती हैं। जैसे कि अभी यार हाई टाइड वगैरह आएंगी, उनकी वेव को ये रोक देगी और सॉइल इरोजन होने से बचा लेगी। और देखिए कार्बन, हम लोग बात कर रहे थे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारी रिसर्चेस ने शुरू किया है कि
जो मैनग्रोव्स होते हैं ये क्या कर लेते हैं, कार्बन वगैरह को स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कुछ डेटा फैक्ट हमारा, तो आप लोग यहाँ से देख के कॉपी भी कर सकते हैं। हम लोग अब बात करेंगे इनके वे फॉरवर्ड के बारे में, यानी कि वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमें स्ट्रिक्ट हमें कड़े से कड़े एक्शन उठाने चाहिए। कौन कैसे? लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि ये हम लोग क्या कर सकें, इनको बचा सकें और अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें हमारे बहुत ज़रूरी मैनग्रोव फॉरेस्ट को। दूसरा क्या करना चाहिए, सुटेबल साइट्स आर टू बी आइडेंटिफाइड फॉर प्लांटिंग मैंग्रोव स्पीसीज, यानी कि हमें सुटेबल जगह देखनी चाहिए जहाँ पे हम लोग प्लांटेशन कर सकें मैंग्रोव स्पीसीज का। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मैंग्रोव नर्सरी बैंक शुड बी डेवलप्ड फॉर द प्रोपोगेशन पर्पस। तो वे फॉरवर्ड के अंदर हम लोगों ने सुटेबल साइट्स पढ़ ली थी कि हमें अच्छी आइडेंटिफाइड कर लेनी चाहिए चीज़ जगह मैनग्रोव उगाने के लिए, फिर वहीं उगाना चाहिए। और क्या है, मैनग्रोव नर्सरी बैंक शुड बी डेवलप्ड फॉर प्रोपोगेशन पर्पस। और हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए इनकी। तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, environmental monitoring is existing mangroves area should be taken up systematically and periodically, यानी कि एक फ्रेमवर्क तैयार कर दें कि हमारा यहाँ से यहाँ ये लोग चेक करेंगे। और पीरियडिकली का मतलब ये है कि एक पीरियड बाय पीरियड चेक करते जाएंगे। तो ये सारा का सारा हम लोग कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटीज शुड बी मेड कंपलसरी फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो हमें जो इसके आसपास के एरिया की जो लोकल कम्युनिटीज हैं इनका पार्टिसिपेशन कंपलसरी कर देंगे, तो फिर इससे कंजर्वेशन भी आराम से हो जाएगा और मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। फॉर स्ट्रिक्ट सर्वेस ऑफ मैनग्रोव्स अलोंग द कोस्ट इज टू बी टेकन अप प्रिपेयर बायोडाइवर्सिटी एटलस फॉर मैनग्रोव। तो हमें फॉरेस्ट्रिक सर्विस वगैरह भी कराते रहना चाहिए। पोटेंशियल एरियाज, ये तो अगली स्लाइड में डला होगा पोटेंशियल एरियाज वाला, हाँ मिल गया। जो पोटेंशियल एरियाज आर टू बी आइडेंटिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट एक्शन प्लान फॉर मैनग्रोव स्पेशली इन साइक्लोन प्रोन एरियाज। तो हमें पोटेंशियल एरियाज हमें ऐसे पोटेंशियल एरिया को ढूंढना चाहिए जिसमें हम लोग मैनेजमेंट प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें, जैसे कि साइक्लोन प्रोन एरियाज इनको बचाने के लिए अपने, इनको मैनग्रोव्स बचाने के लिए। सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज ऑन द मैनग्रोव्स डिपेंडेंट पीपल नीड टू बी टेकन अप टू इन्वॉल्व them in the management of mangrove biodiversity. Coastal industries are provide owners need to be pursued to activity participate in protecting and developing mangrove biodiversity। जो कोस्टल इंडस्ट्रीज होती हैं इनका, इसके जो प्राइवेट ओनर होते हैं इनका, इनके लिए ज़रूरी है कि ये क्या करें, पार्टिसिपेट करें या फिर प्रोटेक्ट करें किसको, मैनग्रोव बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हेल्प करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल शुड बी ट्रेंड ऑन टेक्सोनॉमी बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ मैनग्रोव स्पीसीज, यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो अटेंड होने चाहिए किसमें, टेक्सोनॉमी बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ मैनग्रोव स्पीसीज, यानी कि मैनग्रोव स्पीसीज में आपको बहुत पारंगत होना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। अगला क्या था, अगला था हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री अलोंग पेरिफर ऑफ मैनग्रोव्स इन wastelands can be taken up for providing alternative fodder to cattle of nearby villages, alternative livelihood and income generation option like dairy farming, beekeeping, palm candy production, coconut leaf thatching, dry fish marketing, small provisions of vegetables of etc can be taken up by mangrove dependent communities। ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं इसके अंदर वे फॉरवर्ड के अंदर। ट्रेडिशनल राइट्स, जी तो मैंने बता दिया था। बस लास्ट के कुछ ही पॉइंट बचे हैं, बाकी अपना आंसर पट ही गया है, थोड़ा बहुत बचा है। ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज to use the natural resources in their surrounding habitat for the livelihood should be recognized while formulating and implementing the regular conservation measure on the priority basis। यही सब है, कुछ खास नहीं है। कंक्लूजन में ये डाल देंगे, देयर फोर वाइल्ड मैनग्रोव
जो कंक्लूज़न में डाल देंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी इकोलॉजिकल सर्विसेज़ के लिए। तो इनका क्या होना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट सेम एज़ द नीड फॉर द हार्वेस्ट, नॉट फॉर वेल-बीइंग ऑफ नेचर मैनकाइंड बट आल्सो कोस्टल डाइवर्सिटी, यानी कि मैनकाइंड के लिए नहीं बल्कि कोस्टल डाइवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे मैंग्रोव, तो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत अपने मन से बना दीजिए आप लोग, और कंक्लूज़न लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका ये भी था। आंसर लिखने का फॉर्मेट का तरीका यही था एक, और बाकी आप लोग अपने मन से बना सकते हैं, और थोड़ा बहुत एक बार एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इससे अच्छी कंक्लूजन भी आप लोग निकाल सकेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझसे जितना बन सकेगा तो मैं उसकी उतनी आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।